8 हिस्ट्री अध्याय 8 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। पिछले अध्याय में हम निम्नलिखित का अध्ययन कर चुके हैं। भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण, नए कानून और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत, किसान और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, जातीय व्यवस्था को चुनौतियाँ, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार 1857 और उसके बाद की स्थिति, हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय का चित्र। इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा है उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूहों और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? राष्ट्रवाद का उदय। उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया, यह देश क्या है और इसके किसके लिए है। इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया, भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वालों को किसी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा, जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश और उसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इसका जवाब के साथ यह एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों को भारतीय का नहीं हो सकता। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इसमें से ज़्यादातर संगठनों में की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास सभा, बॉम्बे रेसिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए। सर्व यानी सभी, जनिक यानी लोगों का। हालांकि इसमें बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बनाते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो। संप्रभु का मतलब होता है भारतीय बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता ही संप्रभु कहलाती है। संप्रभुता एक आधुनिक विचार है और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व है। यह संगठन इस धारणा को चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। 1870 और 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1870 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उस प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1833 में सरकार ने रिवोल्ट बिल पास करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीशों की ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैयों का पता चलता था। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 में महसूस की जा रही थी, परंतु रिवोल्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया। 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, सुब्रमण्यम अयंगार एवं
अय्यर एवं अन्य प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवस्था और प्रचारक थे। प्रचारक क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार के प्रचार प्रसार करता है, वही प्रचारक कहलाते हैं। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों को मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एओ हुम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने के लिए अहम भूमिका अदा की। कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी? जनवरी 1886 में दी इंडियन मिरर नाम के अखबार ने लिखा है, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अल्पकालीन रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। उभरता हुआ राष्ट्र। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेसों ने सरकार और शासन के भारतीयों को और ज़्यादा जगह देने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेसों का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए और जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए। इस काम के लिए उसने मांग की सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। शुरुआत से ही कांग्रेस सभी भारतीय लोगों का हक में है और उनकी ओर से बोलने का संकल्प व्यक्त कर रही है। कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? शासन की व्यवस्था ने भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि अब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियां गोरे अफसर का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। निरस्त होता है किसी कानून को समाप्त करना, किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त कर देना ही निरस्त करना कहलाता है। शुरुआती सालों में कांग्रेस के कई आधुनिक मुद्दे भी उठाए गए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए हैं और अनाजों का भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम कर दिया जाए, फौजी खर्चों की कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए। उनसे नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के काम में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासक की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव भी पारित किए गए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे सर्वसम्पन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, जमींदार और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। मध्यम मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत करना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषण में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यम मार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता या न्याय के आदर्श को सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार करने लगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत करना जाना चाहिए। स्वतंत्र भारत का हमारा संजीत अधिकार है। स्वतंत्र भारत 1990 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक
तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादातर आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों को आलोचना की और आत्मनिर्भरता का रचनात्मक कार्यों में महत्व जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादे पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। उपरोक्त टिप्पणी के आधार पर शुरुआती कांग्रेस के बारे में कौन सी समस्याओं का पता चलता है? सोने की चाह में डिनासा वाचा नामक एक मध्यम मार्गी नेता ने 1887 में नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा था, आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। वे लोग पहले ही काफ़ी अमीर है। तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा का ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था? इसको किसी सुविधा से मिलने वाली थी। जाहिर है कि इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था, लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसे पूर्वी भागों से अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, प्रतिरोध के नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल के सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूस में शामिल होने लगे। स्वदेशी आंदोलन के समय का है जब बंगाल विभाजन हुआ था। बाल गंगाधर तिलक, मेज पर रखे अखबार का नाम देखिए। तिलक के संपादन में निकलने वाली मराठी अखबार केसरी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। केसरी अखबार जो बाल गंगाधर तिलक निकाले थे, केसरी देख रहे हैं। इनकी भारी अनुगुण सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाके में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं का वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोगों ने ब्रिटिश शासकों को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थन किए। 20वीं शताब्दी में प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक जगह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुनकर भेजा जाना था। इसने राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपने राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। क्रांतिकारी हिंसा, समाज के आमूल बदलाव लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना ही क्रांतिकारी हिंसा। परिषद प्रशासकीय सलाहकारी या प्रतिनिधि दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत यानी निर्वाचित संस्था को परिषद कहते हैं। लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रविदों में से एक थे। वह याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता थे। वह आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। लाला लाजपत राय 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यम मार्गी धारा बहिष्कार की राजनीति
के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अपने साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए। दोनों के संगठनों ने देश में प्रतिनिधि सरकारों के गठन के मिलकर काम करने का फैसला लिया। जन राष्ट्रवाद का उदय 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रही संघर्ष धीरे धीरे जन आंदोलन में तब्दील होने लगी। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिला बड़ी संख्या में आंदोलनों से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलनों में योगदान दिया। 20 के दशक के कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? पहले विश्व युद्ध ने भारतीय आर्थिक राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार की रक्षा में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यवसायी मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसा कि आप अध्याय 6 में देख चुके हैं। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं टूट जाएं, जूट के बोरे, कपड़े गतिविधि पता लगा कि विश्व युद्ध किन देशों में लड़ा गया था। पटरिया की मांग बढ़ रही थी। अन्य देशों में भारत आने वाले आयात में कमी ला दी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ और भारतीय व्यवसाय समूह विकास के लिए अधिक अवसर की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गाँवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाले जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इसमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के लोगों की तरह शोषण कर रही है। फलस्वरूप ये लोग भी भारत के औपनिवेशिक शासकों का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाजवादी विचार और बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। महात्मा गांधी का आगमन इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जननेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे हुए वहां पर नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुस्लिम, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालात को समझने में लगे रहे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेरा, अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में नटाल कांग्रेस के संस्थापक डरबन, दक्षिण अफ्रीका 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ल भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। क्या आप चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं? वो पिछली कतार में के ठीक बीच में कोट और टाई पहने दिख रहे हैं। ये गांधी जी हैं। सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आइए अब 1919 से 1922 के बीच आंदोलनों को कुछ गहराई से देखें। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाना और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी कानून बताया। गांधी जी ने लोगों को आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया।
जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। जालियांवाला बाग क्या है, यहाँ किस तरह के अत्याचार हुए, ये अत्याचार कैसे हुए। चित्र 7, वह परिसर जहां जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चला दी। बाद में इस चित्र के लोग दीवार पर बने गोलियों के निशान की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये देखिए गोलियों की तरफ बता रहे हैं कि बहुत जनरल डायर ने जो गोलियां चलाई थी। नाइटहुड ब्रिटिश राजरानी की तरफ से किसी व्यक्ति को अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जनसेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि नाइटहुड की उपाधि थी। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इस दमन का हिस्सा था। इन जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के प्रयास किए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी भारतीय लोगों यानी हिंदू, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा था कि हिंदू मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत मुद्दा इसी तरह का एक प्रज्वलित मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुसलमान स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस के आग्रह किए कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाए और स्वराज की मांग करे। 1921 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, राजगोपालाचारी, आसिफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और मंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात में भारी गिरावट आई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर थे। लोगों की पहलकदमी। कई जगह लोगों ने ब्रिटिश शासक का हिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान अपने हिस्सों से अर्थ निकाले और तरह के रास्ते अपनाए। गांधी जी ने विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करें। खेरा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतर भागों में शराब की दुकानें घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई गई शुल्क अदा किए बिना अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। घेराबंदी। लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन घेराबंदी। पीड़ा का चित्रण सिद्धांत। अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था? अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती है? इस बारे में गांधी जी का यह कहना था, प्रतिफल की मामूली सी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीड़ा के अनंत सिद्धांतों को सीख लिया है। इसका सकारात्मक आशय अहिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, यहाँ तक आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी नहीं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1938 की बात है। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे करों को
कम करा देंगे, वन कानूनों को ख़त्म करा देंगे। बहुत सारे वन गाँवों के किसानों को स्वराज का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है। सिंध मौजूदा पाकिस्तान में है, जो में मुसलमान व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन में जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों ने अकाली आंदोलन के अंग्रेजों की सहायता में गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे के लिए मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों को नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। जनता के महात्मा। इन उदाहरणों के आधार पर हम यह देख सकते थे कई जगह लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक तरह का व्यक्ति मानने लगे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों का बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे। परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद कर देंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों को खुद अपनी उपलब्धियों के लिए गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बारे में संयुक्त प्रांत वर्तमान जो उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों ने गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासी और किसानों ने ऐसी कार्यवाही की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। महात्मा गांधी की जनता से उपजी छवि और महात्मा गांधी को अक्सर एक दैव शक्ति के रूप में दिखाया जा रहा है। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी सारथी है बने हुए। महंत सिख गुरुओं के धार्मिक कर्ता धर्ता होते हैं। महंत गैर कानूनी बेदखली पटाईदारों को उनके पट्टों से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना ही वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। इलाहाबाद जिले के किसान आंदोलन पर CID द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार था। दूर दराज के गांवों में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा था, उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी पता नहीं था कि वह कौन और क्या है। फिर भी सबने मान लिया था कि वे जो कहते हैं वे सही है। उनका जो भी आदेश वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के ब्राह्मण, यहाँ तक ये देवता हैं। उनके नाम की असली ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते थे कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते थे, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते थे। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। स्रोत को पढ़ें। इस रिपोर्ट के मुताबिक लोग महात्मा गांधी को किस तरह से देखते थे? आपकी राय में लोग ऐसा क्यों सोचते थे कि गांधी जी जमींदारों के विरोधी है परंतु सरकार के विरोधी नहीं है? आपकी राय में लोग गांधी जी के अनुयायी क्यों करते थे? 1922 से 1929 की घटनाएं। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरा पुलिस थाने पर हमला कर जला दिया तो गांधी जी अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर दिया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांवों के किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैसला काफ़ी मदद मिला। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं की संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना
1920 के दशक के मध्य दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों को सोच गहरा फर्क रहा। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाया। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस चित्तरंजन दास, स्वतंत्रता आंदोलन को चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे। असहयोग आंदोलन में वह काफ़ी सक्रिय रहे। साइमन गो बैक का नारा। साइमन कमीशन का विरोध करते आंदोलनकारी 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार में लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग को बहिष्कार का फैसला किया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचा तो प्रदर्शनों के साथ उसका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। पूरे स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू भी की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासकों तथा अमीर शोषक वर्गों के लड़ने के लिए मजदूर और किसानों को क्रांति चाहते थे। इन कामों को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस की अफसर की हत्या की थी। इस लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवाद BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने परिचय में कहा था कि उनका मकसद किसी को जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उनके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल की थी। मात्र 23 साल में। दांडी मार्च। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था। इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायतें सभी को जोड़ दिया और इस तरह अमीरों और गरीबों के मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून की अवहेलना कर रहे हैं। दांडी 6 अप्रैल 1930 की ये घटना है दांडी मार्च का। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं। कर्नाटक की अंबाबाई। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी सभी तरह के माहौल से आने वाले महिला आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं के लिए यह भी हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेजी अफसर और भारतीय राष्ट्रवादी दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन की हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों बाहर आने लगी थी। इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया।
महिलाओं के लिए सहभागिता का अर्थ था कि इन सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की अम्बाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया। 16 साल की उम्र में वह विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों का शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब वह जेल से बाहर होती, सभाओं का भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अम्बाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसा क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के शुरुआत में खुद महात्मा गांधी महिलाओं की हिस्सेदारी का समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वह महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू पेरिस 1931। 1920 के दशक के शुरुआत में ही राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वो पहली महिला थी। 1925 भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसान, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघर्ष पर्चा प्रकाशित किया गया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों को निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों का परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों को कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेस शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध में प्रयासों में मदद करने को तैयार थे। इसके बदले वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकार के विरोध में इस्तीफा दे दिया। कांग्रेसी सरकार ने वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। तीसरे दशक में नवरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं, 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा घायल हुए। 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया। कई लोगों को गोली मार दी गई और फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक अंग्रेजों की अवहेलना करने के लिए विख्यात जनजातीय नेता को भी फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताती है कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष के शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विद्रोह और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। कई बार लंबे समय तक जेल में रहे। प्रांतीय स्वायत्तता संघ के भीतर रहे प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। चित्र भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, हजारों से ज़्यादा मारे गए और असंख्य लोग घायल हुए। भारत छोड़ो और उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता का आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल लिए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राज सत्ता के प्रतीकों पर हमला हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन
कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने का आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज्य के घुटने टेकने को मजबूर कर दी स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। 1940 से मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्तता व्यवस्था की मांग की थी। 1930 के दशक में आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग राष्ट्र मानने लगे थे। इस विचारों तक पहुंचने में 20 और 30 दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनावों, बोस और INA, सुभाष चंद्र बोस, समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों पर विश्वास नहीं रखते थे, हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की का गठन किया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज के इम्फाल और कोहिमा की ओर भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया। चित्र मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के अन्य सदस्य। सेवाग्राम 1942। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और मां अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादते दीन यानी सभी धर्मों के बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुसलमान एकता के पक्के हिमायती थे, जिन्ना दो राष्ट्र सिद्धांतों का विरोध किया। गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1944 की तस्वीर है ये। वह वृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता C राजगोपालाचारी 1946 से बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1945-1947 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की। पटेल नादियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना सितंबर 1944 1920 तक हिंदू मुसलमान एकता के समर्थन में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में पाकिस्तान की स्थापना में सबसे प्रमुख प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। चित्र जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में पहले महात्मा गांधी से बात करते हुए 1946। गांधी जी के शिष्य, कांग्रेस समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत के आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से थे। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक अथवा अन्य संप्रदाय के लोग का आरक्षण नहीं था का भी हाथ रहा होगा। 1937 में प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण इन चुनावों के मुस्लिम लीगों को इस बात का यकीन दिला दिया कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों का प्रतिनिधि भी न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत के कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने के लिए मदद दी। 40 के दशक में शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने
प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू करी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके साथ थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव यानी सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग की बेजोर सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग पर अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ में सुझाव दिया गया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देने के एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। इस चित्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मार्च 1947 खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले को मंजूरी देने के लिए कांग्रेस को अपने साथियों की भर्त्सना की थी। हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं कि कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं था। अब देश का विभाजन अवश्यभावी था। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को अपनी मांग मंगवाने के जन आंदोलन को शुरू करने का फैसला लिया। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिनों तक चलते रहे। इस दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं का विभाजन की इन हिस्सा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोग को अपने घर बार छोड़कर भागने पड़े। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रहने लगे। विभाजन का नतीजा यह हुआ कि भारत की शकल सूरत बदल गई। उसके शहरों और मोहल्लों बदल गए और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया।